हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने कुलाम्स लॉ के अबाउट डिस्कस किया था। उस पर हम लोग ऑलरेडी जो है 2 लेक्चर बात कर चुके हैं। और हम लोगों ने ये भी बात किया था कि जो कुलाम्स लॉ हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने का क्या पर्पज़ है। तो आपने देखा था कि अगर टू आपके पॉइंट चार्जेज हों तो उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है उसके जो है मेजरमेंट के लिए हम लोग कुलाम्स लॉ स्टडी करते हैं। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इट मीन्स दैट जो कुलाम्स फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इस फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज के नाम पे आप क्या करते हैं 3 4 जो है आप या 5 पॉइंट्स आप लिख लेते हो, लेकिन वो पॉइंट्स जितना इम्पोर्टेंट नहीं होते उतना इम्पोर्टेंट होता है उस पॉइंट्स का एनालिसिस करना, तो वो पॉइंट एक्चुअली है क्या। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इट मीन्स दैट कूलॉम फोर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए इसमें प्रॉपर्टीज में हम लोग पहले वन बाय वन जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्ज ले लें तो देखोगे उस 2 पॉइंट चार्ज के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है। कैसे? अगर आपके जैसे सिमिलर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे क्या करेंगे, वो रेपल करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या मिला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है इट मीन्स दैट कूलॉम फोर्स जो होता है ये क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो इसका मतलब हुआ पहला पॉइंट इसमें को लिखना चाहें तो इट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। तो देखो कि ये आपका नेचर में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ मैंने बताया था, अगर पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए और आप नेगेटिव चार्ज ले लीजिए दोनों। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, यूँ बड़े बड़े चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन अगर इसी में हम एक ले लें, क्या अब इसी में अगर मैं एक ले लूँ आपका जो है पॉजिटिव चार्ज ले लूँ और एक आपका नेगेटिव चार्ज ले लूँ, तो ये क्या करेगा, देखोगे कि आपका ये इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे रिपल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों आपका नेचर में होता है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है इट इज कंजर्वेटिव। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आप कहोगे सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स है ना, फोर्स है तो ड्यू टू फोर्स क्या होता है, वर्क डन होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होता है ये ओनली डिपेंड्स ऑन द जो है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिकल। कंजर्वेटिव जो फोर्स है इसके थ्रू जो वर्क डन होता है वो किसी भी पार्टिकल के इनिशियल या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ जो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपका किस पाथ से वो मूव करते करते जो है इनिशियल से वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ड्यू टू दैट फोर्स जो है, ड्यू टू दैट फोर्स वर्क डन by the particle moving particle only depends on the initial and final position of the object। लेकिन अगर मान लीजिए पाथ के ऊपर डिपेंड कर गया तब क्या होगा, तब उसे हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, वर्क डन, हम लिखना चाहें वर्क डन ड्यू टू सच फोर्स
only depends upon initial and final position of the पार्टिकल। तो देखोगे पार्टिकल की जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज डेट इसको करके आप लिख सकते हैं, डेट इज इट इज इंडिपेंडेंट, it is independent from the path। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा पाथ जो है वो कवर करके जा रहा है किस किस पॉइंट से, ओनली डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपसे, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मान लीजिए हम कोई बॉडी ए से मूव करना शुरू किया और ए से मूव करते 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 फिर कहाँ आ गया, इसी ए पर ही आ गया। तो अब देखो इसने क्या किया, ये लंबा सा पाथ कवर किया, यहाँ से यहाँ तक ये लंबा सा पाथ कवर किया, लेकिन अब इसका इनिशियल और फाइनल ब्लास्ट जो है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है उसका सेम है। तो देखोगे यहाँ पे जो वर्क डन होगा ड्यू टू दैट फोर्स वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपका कंजर्वेटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो वर्क डन होगा वो सिर्फ ओनली डिपेंड करेगा क्या, इनिशियल और फाइनल जो है पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल, उसके बिटवीन जो पाथ है उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ के ऊपर आपका डिपेंड करता है। चलिए तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरी पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। थर्ड पॉइंट होता है, देखेंगे जैसे अभी हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई प्लस प्लस ले लेते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपल कर दिया। और अगर हमने मान लीजिए इसको एक पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव ले लें तो देखो कि क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, देखो तो कहने मतलब हुआ कि एक इस दूसरे के ऊपर एक्शन करेगा तो दूसरा उसके ऊपर क्या करता है, रिएक्शन। भाई एक एक्शन करेगा दूसरा क्या करेगा उसके ऊपर, रिएक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाता है। और जब एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो हम इसको कहना क्या चाह रहे हैं कि इट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर 2 पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्जेज के लिए क्या करता है, एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाता है। इसका मतलब हुआ कोई अगर 2 पॉइंट चार्ज ले लें हम यहाँ पे, तो अगर ये इसके ऊपर एक्शन कर रहा है, एक्शन, अगर ये इसके ऊपर आपका एक्शन कर रहा है तो ये दूसरा वाला उसी के ऊपर क्या करता है, उतना ही आपका रिएक्शन करेगा। तो ये एक्शन और रिएक्शन आपका क्या बन जाता है, ये पेयर बन जाता है। अब देखो कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जो आप जानते हो। जैसे मैं 4th नंबर की हम बात करें तो आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, अभी लास्ट जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, लॉन्गर होता है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, इट इज लॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अब देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से लॉन्गर होता है, लेकिन आपको बता दें कि एक फोर्स और भी होता है जो आप जानते हो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो लॉन्गर होता है, बट जो है इट इज स्मॉलर
it is smaller than nuclear फोर्स। ये न्यूक्लियर जो है फोर्स से क्या होता है, स्मॉलर होता है। अब देखेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैं बता दूं आपको कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, इन दोनों में मैंने आपको बताया था, कंपैरिजन करके बताया था इन दोनों के बिटवीन। तो इसमें हमने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम कंपेयर करें, तो मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो 10⁻43 टाइम्स ऑफ Fg होता है। लेकिन अगर हम इसी को मैंने बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बिटवीन अगर हम बात करें तो जो Fe होता है वो 10⁻39 टाइम्स ऑफ Fg होता है। लेकिन अगर यही हम बात करें अगर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बिटवीन बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 10⁻36 टाइम्स ऑफ Fg होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, लॉन्गर है। तो इसका मतलब हुआ डैट इज जो आपका Fg है, इस Fg से ग्रेटर क्या है आपका Fe है। और ये Fe से भी ग्रेटर क्या होता है आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं क्या, Fn। n का मतलब हुआ न्यूक्लियर फोर्स, Fn का मतलब हुआ न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे बड़ा जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो यहाँ से कभी कभी होता है क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रांगर या जो है स्ट्रांगर या लॉन्गर फोर्स। तो दे दिया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स दे दिया। तो बता रहे हैं आपको न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांगर होता है। चलिए, तो ये बातें आपका हो गई। अगली प्रॉपर्टी में जो हम लोग बात करने वाले हैं, अगली जो प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं कि आप देखोगे फार 2 पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे। हम लोगों ने जब बात किया था कुलाम्स लॉ का, तो कुलाम्स लॉ में एक बात ये किया था कि हम लोगों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो सेपरेशन होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ फॉर 2 पॉइंट चार्ज ये क्या फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मैंने बताया था पहले भी। तो इसको हम 5th पॉइंट लिखेंगे क्या, इट, या ऐसे लिख सकते हैं फॉर 2 पॉइंट चार्जेज। फॉर 2 पॉइंट चार्जेज के लिए क्या होगा, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डैट इज, आप लिखना चाहें तो डैट इज जो Fe होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² पढ़ो, या क्या करोगे, Fe जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इसका मतलब अगर हम चार्जेज ले लें, मान लीजिए कोई आपका पॉइंट चार्ज हो गया ये Q1 और दूसरा हमारा पॉइंट चार्ज हो गया क्या, Q2। इन दोनों पॉइंट चार्ज के बिटवीन ये जो सेपरेशन R है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कुलाम्स लॉ में, ये जो सेपरेशन R है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि जैसे मान लो, सपोज करो कि हम जो इसके बिटवीन का जो सेपरेशन है, अगर मैं सेपरेशन जो है डबल कर दूँ, भाई सेपरेशन डबल मतलब जो चार्जेस पास हैं दूर हो जाएंगे। जब डबल कर देंगे तो देखो यहाँ R की वैल्यू अगर मान लो 2 भरें, डबल की बात कर रहे हैं, तो अगर 2 भर देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 1/4, इसका मतलब हुआ कि जो अब फोर्स जो एक्ट करेगा वो 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए अगर केसेस बनाए, इसमें पहला पॉइंट अगर हम लोग कह दें कि इफ़, इसमें ए करके, इफ़ R इज हाल्फ, या डबल कर लो, इज डबल्ड, then Fe is the 1/4 of the
ओरिजिनल फोर्स। इसका मतलब अब जो एफ ई होगा, एफ ई वो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। इतनी बात समझ पा रहे होगे। दूसरा पॉइंट अगर ये मैं कह दूं कि इफ आर इज हार्ड, अगर मैं हार्ड कर दूं देन तब इस केस में क्या होगा, देन एफ ई। अब बताओ जब यहाँ पे हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, जो यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर करोगे, हाफ करोगे तो जब हाफ करोगे क्या, देखो यहाँ लिखा ना, जब आर को हाफ कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। अब 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ई इज द 4 टाइम्स लॉन्गर देन ओरिजिनल फोर्स। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल फोर्स का मतलब समझ रहे होगे। ओरिजिनल फोर्स मतलब हुआ कि जो स्टार्टिंग में जो फोर्स था उसकी बात कर रहे हैं। ओरिजिनल फोर्स मतलब इनिशियल फोर्स का वो क्या हो जाएगा, आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। अब इसी में देखो, अगर इसके बिटवीन का जो सेपरेशन है, अगर उस सेपरेशन को मान लो हम जो है क्या कर दें, 3 टाइम्स कर दें तो क्या होगा, 3 3 जा 9। इसका मतलब हुआ कि अब जो फोर्स मिलेगा वो आपके स्टार्टिंग में जो फोर्स उनके बिटवीन ऐड कर रहा था उसका 1/9 जो है आपका पार्ट बचेगा। इसका मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे से न्यूमेरिकल डायरेक्ट जो है आपका न्यूमेरिकल में, आपके ऑब्जेक्टिव में जो न्यूमेरिकल होता है डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज हैं, उन 2 पॉइंट चार्जेज के जो बिटवीन का जो डिस्टेंस है, उन डिस्टेंस को अगर मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, डबल कर दूं, तो जो रिजल्टिंग फोर्स होगा उस रिजल्टिंग फोर्स के ऊपर अब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बता दिया मैंने, अगर आप हाफ करोगे तो 1/4 हो जाएगा, सॉरी हाफ करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और डबल करोगे तो 1/4 हो जाएगा। उसे डबल हाफ की जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे आप 3 टाइम्स करने की बात कर सकते हो, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। हाफ जहाँ कर रहे हो उसको 1/4 कर दो, 1/6 कर दो, तब क्या होगा, जैसे आप 1/6 कर दोगे तो 36, इसका मतलब 36 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्टिंग फोर्स होगा 36 टाइम्स लॉन्गर हो जाएगा। तो ये बात है। आइए फिर हम लोग और जो बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। देखिए जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ये आपका देखोगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ये जो है हर एक डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे कहोगे ना कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर जो है ऑल डिस्टेंसेस, हर एक डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन याद करिए, जब मैंने कुलाम्स लॉ का पहला लेक्चर लिया था तो वहाँ पर मैंने कुलाम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखने से पहले मैंने कुछ कंडीशन बताया था आपको। उस कंडीशन बताया था तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल डिस्टेंसेस। इसी को हम कह सकते हैं सेपरेशन, ऑल सेपरेशंस। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्ज ले लें, 2 पॉइंट चार्ज, तो इनके जो बिटवीन जो डिस्टेंस है, इनके बिटवीन जो ये डिस्टेंस है, ये आपका आर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसमें कंडीशन मैंने आप बताया था, शायद आप भूल रहे होगे, मैंने बताया था एक्सेप्ट क्या, 10⁻⁻15 क्या मीटर। ये हमने बताया था आपको कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया था अगर आपका 10⁻⁻ जो है एक्सेप्ट 10⁻⁻, इससे क्या होना चाहिए, स्मॉलर नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट जो है लेस देन आप कह सकते हो, एक्सेप्ट लेस देन 10⁻⁻15 जो है मीटर। ये इससे लेस नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर आपका जो इन दोनों 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन, अब जो है आप 2 पॉइंट चार्जेस आपका Q1 और Q2 हैं, इनके बिटवीन अगर डिस्टेंस इससे लेस हो जाएगा तो देखो कि मैंने बताया था जब लेस हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
वो हमारा जो है क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर जो है डोमिनेट्स हो जाएगा। इसका मतलब हम वहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स भारी पड़ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखो कि बुक में आपके कहीं जगह लिखा होता है, लिखा ये होता है कि आपका इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द डिस्टेंसेस, हर एक डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इससे लेस जो है डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर इससे लेस डिस्टेंस हो गया तो वहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर भारी पड़ जाएगा। लगता इट मीन्स दैट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब अगला जो पॉइंट है हम बता दें आपको, जो 7 नंबर पे है, 7 नंबर में बता दें आपको कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है। तो हम बता दें आपको फॉर 2 पॉइंट चार्जेज, फॉर 2 पॉइंट चार्जेज इट इज सेंट्रल फोर्स। देखिए सेंट्रल फोर्स आप जान रहे होंगे, इसमें सेंट्रल फोर्स क्या होता है। इसका मतलब जब बॉडी जब मूव कर रहा हो, हाँ, इन सच वे मूव कर रहा हो कि उसकी जो है जो टेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के टूवर्ड्स हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के टूवर्ड्स, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है मूव कर रहा है अंडर द सेंट्रल फोर्स। तो जैसे सेंट्रल फोर्स में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, तो सेंट्रल फोर्सेस की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहला तो यही हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई बोल रहे हो ना कि सेंट्रल फोर्स होता है, तो पहला तो आपका ये हो गया, इसको कह सकते हो कूलाम्ब फोर्स, या जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर फोर्स। जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें भी आप देखोगे ये भी आपका क्या है, ये सेंट्रल फोर्स है। या देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स ले लीजिए आप, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम लोग बात कर लें तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, कोई बॉडी अगर आप ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे चली जाती है, तो उसकी टेंडेंसी कहाँ जाती है, अर्थ के सेंटर की टुवर्ड्स होती है। तो मैं बताया ना कि जब कोई बॉडी इन सच वे मूव करे कि उसकी टेंडेंसी हमेशा कहाँ बनी रहे, किसी एक फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स, तो सच टाइप्स ऑफ जो है मोशन ऑफ द बॉडी जो होता है वो ड्यू टू क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और आपने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम सुना होगा, हाँ, SHM बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी आपका एग्जाम्पल किसका होता है, आपका जो है सेंट्रल फोर्स का। उसी तरह से और भी देखोगे तो जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो देखोगे उसकी भी टेंडेंसी किसी एक पॉइंट की होती है, तो स्प्रिंग फोर्स है ना, ये स्प्रिंग फोर्स है। तो देखोगे ये सब एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं, सेंट्रल फोर्स हैं। तो ये सब सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आज आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज़ को बताया, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, जो कूलाम्ब फोर्स है, उसकी प्रॉपर्टी के अबाउट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए एक अभी कंप्लेन आपकी थी कि सर आप वीडियो बहुत छोटा बनाते हैं। देखिए वीडियो छोटा बनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास मैटर बहुत ज़्यादा एक दिन में देखने होते हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही पूरा टाइम तो नहीं दे सकते। तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे कोई चीज़ थोड़ा सा समझने वाली होती है वो छोटा वीडियो बनाने पर होता है क्या है कि उसको आप आसानी से समझ लेते हो, पूरा देख लेते हो। लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ें जो आपके यूजुअल होती है, जो हमेशा आप करते आ रहे हो, तो वहाँ पे हम एक लंबे वीडियो की हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।